आज के इस डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक तरह के एक्सरे विजन टूर पर चलने वाले हैं। हम आधुनिक स्मार्ट घरों और इमारतों की उन अदृश्य परतों को डिकोड करेंगे जो दीवारों के पीछे छिपे तारों से लेकर हवा में तैरते वायरलेस सिग्नल्स तक फैली हुई हैं। सच कहा जाए तो ये एक ऐसी खामोश दुनिया है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को स्मार्ट तो बनाती है, लेकिन अक्सर इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस विश्लेषण के जरिए हम इन्हीं परतों को एक-एक करके खोलेंगे। आज की इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। भाग 1 लो वोल्टेज फाउंडेशन, भाग 2 थर्मोस्टैट वायरिंग को समझना, भाग 3 पावर और डेटा को जोड़ना, भाग 4 थ्रेड और मैटर की व्याख्या और अंत में भाग 5 ऑटोमेशन आर्किटेक्चर चुनना। ये पूरा सफर एक लेयर केक अप्रोच की तरह होगा, जहां हम बिल्कुल बेस यानी भौतिक ढांचे से शुरू करके सबसे ऊपर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी परत से शुरू करते हैं। भाग 1 लो वोल्टेज फाउंडेशन। क्योंकि कोई भी बेहतरीन कनेक्टेड स्पेस एक बेहद मजबूत भौतिक नर्वस सिस्टम पर ही टिका होता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि मोटी मोटी हाई वोल्टेज पावर लाइन्स ही किसी भी बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? आधुनिक स्मार्ट होम को इतनी शांति से और इतनी स्मार्टली चलाता कौन है? असल में हाई वोल्टेज तो बस भारी उपकरणों को पावर देने का काम करता है, जबकि बिल्डिंग का असली दिमाग और उसका संचार कोई और ही संभाल रहा होता है। यही हमारी कनेक्टिविटी का वो अनसुना नायक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यही एंट्री होती है लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज का मतलब है 50 वोल्ट या उससे कम पर काम करने वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब ये सिर्फ कम बिजली की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर सुरक्षा और डेटा ट्रांसमिशन की बात है। दिलचस्प बात यह है कि 50 वोल्ट से कम पर काम करने से बिजली के खतरे का जोखिम सीधा 65% तक कम हो जाता है। बिल्कुल यही वो सुरक्षित नेटवर्क है जो सिक्योरिटी कैमरों से लेकर नेटवर्क डेटा और ऑटोमेशन कंट्रोल सिग्नल्स को पूरी बिल्डिंग के कोने कोने तक ले जाता है। अब जरा नेटवर्क केबल्स के इस विकास को देखिए। कैट 5E वो तो अब एकदम पुरानी बात हो गई है। खास ध्यान देने वाली बात है कैट 6A। देखिए कैसे ये 328 फीट की लंबी दूरी तक 10 Gbps की स्पीड को आसानी से संभाल सकता है। और यही कारण है कि ये भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। मतलब अगर आज कोई दीवारें खोलकर केबल डाल रहा है तो कैट 6A से नीचे समझौता करना भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, तार बिछाना इतना भी आसान नहीं है। इंस्टॉलेशन के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम यानी CCA केबल्स के बारे में। इनका इस्तेमाल तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सस्ते CCA केबल भयानक वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ तक कि आग लगने के खतरों का कारण बनते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इसके सख्त खिलाफ है। इसके अलावा एक और जरूरी नियम है डेटा केबल्स को हाई वोल्टेज लाइनों से कम 12 इंच दूर रखना, ताकि सिग्नल में कोई रुकावट या इंटरफेरेंस ना आए। चलिए अब एक परत और ऊपर चलते हैं। भाग 2 थर्मोस्टेट वायरिंग को समझना। तारों के ढांचे को समझने के बाद अब उन उपकरणों की बात करते हैं जो इन तारों के सिरों पर लगे होते हैं। और शुरुआत करेंगे किसी भी बिल्डिंग के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कंट्रोल पैनल से, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टैट का कवर हटाते ही तारों का जो उलझा हुआ गुच्छा दिखता है उसे देखकर अक्सर पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन ये स्टैंडर्ड कलर कोड मैप उस पूरी गुत्थी को पल भर में सुलझा देता है। इसे ऐसे समझिए, लाल तार पावर के लिए है, सफेद हीटिंग के लिए, पीला कूलिंग के लिए और हरा तार पंखे को कंट्रोल करता है। इस छोटे से चार्ट को समझ लेना किसी भी हीटिंग या कूलिंग सिस्टम की नब्ज पकड़ने जैसा है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतने सारे नए और महंगे स्मार्ट थर्मोस्टैट अपग्रेड बॉक्स से बाहर निकलते ही पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है पुराने बनाम नए सेटअप का फ़र्क। पुराने सिस्टम आमतौर पर 4 वायर सेटअप पर चलते थे, जो बेसिक कामों के लिए तो ठीक था, लेकिन उनमें लगातार पावर सप्लाई नहीं होती थी। वहीं आधुनिक 5 वायर सेटअप में एक बेहद खास और जादुई चीज़ शामिल होती है जिसे C वायर कहा जाता है। तो बात साफ है, ये C वायर यानी कॉमन वायर ही आधुनिक ऑटोमेशन का असली गुप्त घटक है। ये 24 वोल्ट का सर्किट पूरा करता है। जरा सोचिए, बिना इसके एक स्मार्ट थर्मोस्टैट के वाईफाई और चमकदार डिस्प्ले को अपनी आंतरिक बैटरी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो बहुत जल्दी दम तोड़ देती है।
सी वायर ही वो लाइफलाइन है जो उपकरणों को बैटरी खत्म किए बिना लगातार नेटवर्क से जुड़े रहने की ताकत देता है। बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पावर और डेटा को जोड़ना। इस तीसरी परत में हम देखेंगे कि कैसे इन डेटा केबल्स ने अब बिजली ले जाने की भारी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली है। हम बात कर रहे हैं पावर ओवर ईथरनेट यानी पीओई के बारे में। इस हब और स्पोक मॉडल को समझना बहुत आसान है। इसमें एक केंद्रीय मीडिया पैनल या स्विच होता है जो हब का काम करता है। वहां से डेडिकेटेड ईथरनेट केबल्स हर डिवाइस तक स्पोक्स यानी पहिए की तीलियों की तरह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा और शानदार फायदा ये है कि आईपी कैमरों जैसे उपकरणों को अब किसी अलग पावर सॉकेट की जरूरत ही नहीं होती। बस एक ही प्लग लगाया और उसी से पावर भी मिल गई और नेटवर्क डेटा भी। ये पूरे इंस्टॉलेशन को एकदम साफ सुथरा और बेहद कुशल बना देता है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 वॉट। आज के आधुनिक पीओई प्लस प्लस स्टैंडर्ड्स के लिए ये मैक्सिमम पावर आउटपुट है। ये सिर्फ छोटे मोटे कैमरों तक सीमित नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ईथरनेट केबल्स अब भारी उपकरणों जैसे एलईडी लाइटिंग सिस्टम्स और यहाँ तक के बड़े इंडस्ट्रियल डिस्प्ले को भी पावर देने में पूरी तरह सक्षम है। सच में ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन एक सेकंड, जब हम ईथरनेट के जरिए इतनी ज्यादा पावर भेज रहे हैं तो एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। क्या हमारे ये महंगे उपकरण अचानक आने वाले इलेक्ट्रिकल सर्ज और डेटा करप्शन से पूरी तरह सुरक्षित है? यहीं से बात आती है नेटवर्क रैक को ग्राउंड करने की। एक ऐसा अभ्यास जो बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर नेटवर्क रैक को सही तरीके से ग्राउंड नहीं किया गया तो नतीजे काफी डरावने हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ग्राउंडिंग के ये 5 आवश्यक कारण साफ बताते हैं कि ये सिर्फ किसी नियम का पालन करना भर नहीं है। ये सीधे तौर पर डेटा की अखंडता और सबसे बढ़कर इंसानी जान की सुरक्षा का मामला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ईएमआई नेटवर्क को बुरी तरह धीमा कर सकता है और डेटा को नष्ट कर सकता है। ग्राउंडिंग इन सारे अवांछित सिग्नल्स को जमीन में सुरक्षित रूप से भेज देती है, जिससे उपकरणों की जान बचती है और नेटवर्क का शोर कम होता है। चलिए अब तारों की इस उलझी हुई दुनिया से बाहर निकलते हैं। भाग 4, थ्रेड और मैटर की व्याख्या। भौतिक तारों के प्रबंधन को समझने के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन अदृश्य एयरवेज की वायरलेस दुनिया में जहां आज के स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे से संवाद करते हैं। थ्रेड और मैटर, इन 2 शब्दों को लेकर अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन इसे एक बहुत ही सरल सी एनालॉजी से चुटकियों में समझा जा सकता है। थ्रेड को एक सड़क की तरह मान लीजिए। यह वो कम पावर वाली IPv6 मैश नेटवर्क लेयर है जिस पर सारा डेटा सफर करता है, और दूसरी ओर है मैटर, जो कि एक सख्त भाषा या मानक है। इसी भाषा का इस्तेमाल करके उपकरण आपस में बात करते हैं। पुराने सिस्टम्स में सड़क और भाषा एक ही में उलझे होते थे, लेकिन इस नई दुनिया में इन दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग-अलग हैं। और सड़क और भाषा का यही शानदार अलगाव जन्म देता है मल्टी एडमिन जैसे कमाल के फीचर्स को। मैटर मल्टी एडमिन का सीधा सा मतलब है कि एक डिवाइस एक साथ कई फैब्रिक क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर सकता है। इसमें हर कंट्रोलर के पास पूरा एक्सेस होता है, और मजे की बात यह है कि किसी एक का कोई एकाधिकार या स्वामित्व नहीं होता। ये खूबी उपभोक्ताओं को उस सिरदर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देती है जहां उन्हें मजबूरन एक ही बार में पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ता था। अब इस पूरी पिक्चर को जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है ट्रेल यानी थ्रेड रेडियो एनकैप्सुलेशन लिंक। ये एक बेहतरीन यूनिफायर की तरह काम करता है। ट्रेल असल में वाईफाई और ईथरनेट को एक हाई स्पीड बैकबोन में बदल देता है। ये बिल्कुल उसी भौतिक वायर्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जिसकी हमने पहले बात की थी, और बॉर्डर राउटर्स के माध्यम से थ्रेड डेटा को टनल करता है। इसका फायदा, इससे बिल्डिंग में अलग थलग या टूटे हुए नेटवर्क बनने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। तकनीक की इस दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि अगर एक ही इमारत में कई अलग अलग स्मार्ट सिस्टम्स चल रहे हैं तो नेटवर्क आपस में टकराएंगे और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन असली सच्चाई इस एक लाइन में छुपी है। कई मैटर फैब्रिक्स एक ही थ्रेड नेटवर्क पर उसे कमजोर किए बिना बड़ी आसानी से एक साथ मौजूद रह सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सही तरीके से की जाए तो सब कुछ बिल्कुल शांति से और परफेक्शन के साथ काम करता है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। भाग 5, ऑटोमेशन आर्किटेक्चर चुनना। वायरिंग, थर्मोस्टैट, पावर
और वायरलेस प्रोटोकॉल की इन सारी परतों को अब एक साथ लाने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि एक संपूर्ण स्मार्ट होम सिस्टम को डिजाइन करने की वो 2 प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 अलग-अलग फिलॉसफी काम करती हैं। एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेशन, जैसे कि KNX सिस्टम। ये पूरी तरह से हार्डवायर्ड होता है और अत्यधिक विश्वसनीय है, लेकिन शुरुआत में ये काफ़ी महंगा पड़ता है और इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जोखिम भी होता है। वहीं दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेशन, जो वायरलेस मैश नेटवर्क पर चलता है। ये बहुत ही लचीला और कम लागत वाला विकल्प है, हालांकि इसमें कभी-कभी संभावित नेटवर्क कंजेशन का खतरा हो सकता है। चुनाव पूरी तरह से ज़रूरत और बजट पर निर्भर करता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। जरा सोचिए, क्या हमारी इमारतों का बुनियादी ढांचा सच में अगले दशक के एडवांस्ड स्मार्ट लिविंग का बोझ उठाने के लिए तैयार है? कोई भी नया और चमकदार स्मार्ट डिवाइस घर लाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि दीवारों के पीछे छिपे तार कैसे हैं और वायरलेस मैश की स्थिति क्या है, क्योंकि सच तो यही है कि कोई भी इमारत सिर्फ तभी स्मार्ट हो सकती है जब उसकी नींव स्मार्ट और मजबूत हो। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।